हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है इसमें द्विसदनीय विधानमंडल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है और इस संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अमेरिका में भी जो विधान पालिका है, विधान पालिका का नाम कांग्रेस है। अमेरिका में ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो कांग्रेस के दो सदन हैं, निम्न सदन है प्रतिनिधि सदन और ऊपरी सदन है सीनेट। और जिस किसी देश में संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ विधान पालिका द्विसदनीय ही होती है। उसका एक कारण है कि जो विधान पालिका का निम्न सदन है वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और जो ऊपरी सदन है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी आधार पर अमेरिका में भी, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली है, द्विसदनीय विधान पालिका में जो ऊपरी सदन है वो सीनेट है और निम्न सदन है प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और सीनेट के सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और ये जो सदस्य संख्या है, प्रतिनिधि सदन में 435 और सीनेट में 100, इसका भी कारण यही है कि जो प्रतिनिधि सदन है उसमें तो सदस्य संख्या हर राज्य में जो जनसंख्या है उसके आधार पर सीटें निश्चित की गई हैं, लेकिन सीनेट क्योंकि संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तो वहाँ अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो ऐसे में हर राज्य 2-2 सदस्य, माने सभी राज्य समान रूप से उसमें प्रतिनिधित्व रखते हैं। हर राज्य अपने 2 सदस्य सीनेट में वयस्क मताधिकार के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उसके माध्यम से भेजता है, यानी कि हर राज्य से सीनेट के 2 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गणतंत्र को अपनाया गया है और गणतंत्रीय शासन प्रणाली का अर्थ यह होता है कि जो राज्य का मुखिया है, माने जो राज्य का सर्वोच्च पद है, वो पैतृक आधार पर ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो अमेरिका में जो राज्य का सर्वोच्च पद है, देश का सर्वोच्च पद है। राज्य शब्द यहाँ जो बार बार बोला जा रहा है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ देश होता है। तो ऐसे में जो अमेरिका में राज्य का मुखिया है वो है राष्ट्रपति, और जो राष्ट्रपति का पद है वो पैतृक आधार पर नहीं है वहाँ पर, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। और जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। संविधान ने राष्ट्रपति पद की जो अवधि है वो 4 वर्ष निश्चित की गई है। हर 4 वर्ष के बाद इस पद के लिए नया चुनाव कराया जाता है और अमेरिका में ये जो चुनाव है हर लीप ईयर में होता है। इसी तरह से जो अमेरिका में राज्य हैं, संघ की इकाइयां हैं, यहाँ जो हम राज्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो संघ की इकाइयों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका में जो संघ की इकाइयां हैं, प्रांत हैं, वहाँ भी गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और संविधान ने ये जिम्मेवारी सौंपी है संघीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को। राज्यों में वो गणतंत्रीय शासन प्रणाली की देखभाल करे कि सही तरीके से वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। राज्य का अध्यक्ष यानी जो प्रांत का अध्यक्ष है, राज्यपाल, वो भी वहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें नागरिकों के अधिकार। जब 1789 में अमेरिका का संविधान लागू किया गया था तो उस संविधान में नागरिकों के अधिकारों का कोई वर्णन नहीं था। अमेरिका का संविधान लागू होने के मात्र 2 वर्षों के अंदर ही ये समझ में आ गया वहाँ संविधान निर्माताओं को
के अधिकार जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं। तो ऐसे में 1791 में 1791 में अमेरिका के संविधान में 10 संशोधन किए गए और इसमें जो प्रथम 9 संशोधन हैं उसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण देने, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, शस्त्र रखने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार वहाँ के नागरिकों को संविधान के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि शक्ति पृथक्करण का क्या अर्थ है। फिर भी यहाँ क्योंकि अब संविधान की विशेषताओं में आया है तो इसलिए फिर से आपको बताया जा रहा है कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है यह मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित है, ये आप सभी जानते हैं। और इसका अर्थ क्या है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों ही अंगों में जो शक्तियां हैं वो अलग अलग विभाजित हो। ये तीनों अंग अलग अलग शक्तियों से अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य करें और एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, ऐसा मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया था। क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि यदि सरकार की तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में केंद्रित होंगी तो उससे क्या होगा, जो नागरिक हैं उनके अधिकार पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति या जो संस्था कानून बना रहे हैं वही लागू कर रहे हैं, वही न्याय कर रहे हैं। तो ऐसे में नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित रह ही नहीं सकते। तो इसलिए अमेरिका का जब संविधान बना तो उसमें मॉन्टेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की गई, संविधान में लागू करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो अमेरिका में विधानपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं। इसी तरह से कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां न्यायालयों को दी गई हैं। और ये जो तीनों तरह की शक्तियां हैं ये 3 अलग अलग संस्थाओं में स्थापित की गई हैं। और जो राष्ट्रपति है कांग्रेस के द्वारा, जो अमेरिका की विधानपालिका है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता और राष्ट्रपति खुद ना तो कांग्रेस का सदस्य है, ना ही उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, ना ही राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सभा में जब ये अधिवेशन होता है उसमें बिल पेश कर सकता है। कांग्रेस भी राष्ट्रपति की ओर से स्वतंत्र है, राष्ट्रपति कांग्रेस की ओर से स्वतंत्र है और न्यायपालिका भी इन दोनों से स्वतंत्र है। माने तीनों जो सरकार के अंग हैं उनके अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, अलग अलग शक्तियां हैं और तीनों अंग अलग अलग अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर उन शक्तियों का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट है इसमें रोक एवं संतुलन का सिद्धांत। अब अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जब संविधान में शामिल किया, जिस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया था वो पूरी तरह से उसको पूर्ण रूप से संविधान में शामिल करना चाहते थे। लेकिन जब उस पर चिंतन मनन किया गया तो उन्हें यह समझ आया कि यह पूरी तरह से यदि इसको शामिल किया गया तो ये व्यवहारिक नहीं रहेगा और आगे कभी भी संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है अमेरिका में। क्योंकि जो सरकार है वो एक इकाई है और इस एक इकाई के 3 अलग अलग अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। तीनों में परस्पर संबंध होना भी आवश्यक है और सहयोग होना भी आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ रोक एवं संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल का सदस्य हो और कांग्रेस में बहुमत दूसरे राजनीतिक दल का हो तो बहुत ही जटिल स्थिति अमेरिका में बन सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ और व्यवस्थाएं भी इसके साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक करने के लिए की। उन्होंने प्रत्येक विभाग को
विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में से प्रत्येक विभाग को कुछ ऐसी शक्तियां दी कि ये एक दूसरे के विभागों की शक्तियों के प्रयोग पर कुछ अंकुश लगा सके, उन्हें मनमानी करने से रोक सकें। क्योंकि इसमें एक डर ये भी था कि ये जो तीनों अंग हैं, इनके अधिकार क्षेत्र तो निश्चित कर दिए, अब ये तीनों ही अंग यदि अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र हों, इन पर कोई प्रतिबंध ना हो, तो ये अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश बन जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी था कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई वो इस तरह की बनाई कि विधानपालिका पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण, कार्यपालिका अध्यक्ष माने राष्ट्रपति पर विधानपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण, और इसी तरह से न्यायपालिका पर विधानपालिका और कार्यपालिका का नियंत्रण। कुछ एक व्यवस्थाएं ऐसी भी अमेरिका के संविधान में शामिल की गई, जैसे विधेयक पास करने की शक्ति कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन, विधेयक पारित करते हैं, परंतु वो जो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर यदि उसे सही नहीं लगता वो विधेयक, तो वीटो पावर का, निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। और साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति ने नहीं रोका, वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया, तो सर्वोच्च न्यायालय यदि उसे लगता है कि ये जो कानून बन गया है संविधान के विरुद्ध है, तो वो उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। माने कांग्रेस की जो विधेयक पारित करने की शक्ति है, कानून निर्माण की शक्ति है, उस पर दो अंकुश, राष्ट्रपति की वीटो पावर और न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति, ये दो अंकुश उस पर लगाए गए। इसी तरह से जब राष्ट्रपति जब नियुक्तियां करता है या किसी दूसरे देश के साथ संधि करता है, तो राष्ट्रपति माने कार्यपालिका अध्यक्ष अमेरिका में, तो उस संधि को या उस नियुक्ति को कांग्रेस का जो ऊपरी सदन है सीनेट, उसकी स्वीकृति प्राप्त होनी आवश्यक है। सीनेट जब तक अनुमोदन नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति द्वारा की गई जो नियुक्ति है वो मान्य नहीं होगी, तब तक दूसरे देश के साथ जो संधि की गई है वो भी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति संविधान का यदि उल्लंघन करता है तो कांग्रेस महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटा सकती है। माने कार्यपालिका अध्यक्ष यदि कुछ ऐसा करता है तो यहाँ विधानपालिका को, कांग्रेस को ये शक्ति है कि वो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से राष्ट्रपति को पद से समय पूर्व हटा सकती है, उसके 4 वर्ष के कार्यकाल से पहले। और इसी तरह से ही राष्ट्रपति यदि धन की मांग करता है तो कांग्रेस को यदि ठीक नहीं लगती तो वो उसको अस्वीकार भी कर सकती है। कार्यपालिका को जो धन की जरूरत होती है उसके लिए जो कांग्रेस के समक्ष वो अपनी डिमांड प्रस्तुत करेंगे, और कांग्रेस को यदि विधानपालिका को सही नहीं लगता तो वो उस डिमांड को अस्वीकार कर सकती है। और साथ ही साथ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसमें भी सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपराधी को दी गई सजा को क्षमा करने की या कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन में किए गए कार्यों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाने का अधिकार भी रखती है। तो इस तरह से ये जो तीनों अंग हैं, हर अंग अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करता है, साथ ही साथ बाकी के 2 अंगों पर नियंत्रण भी रखता है। इसकी बाकी की जो विशेषताएं हैं अमेरिका के संविधान की, उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।